आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राहुल धाकड़ आपका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली जो लास्ट क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 10 के बारे में कुछ स्टडी करा था और उस क्लास में मैंने आपको दो चीज़ें सिखाई थी कि एक जो फिजिकल चेंजेस होता है, एक तो है फिजिकल चेंजेस और एक होता है केमिकल चेंजेस। एक तो किसकी बात करते हैं हम, फिजिकल चेंजेस की, और एक बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। यदि मैं बात करूं किसकी, पहली बात फिजिकल चेंजेस की, तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। केमिकल चेंजेस भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसके लिए यदि आपने क्लास पढ़ी हो तो थैंक यू, और नहीं पढ़ी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर क्लिक करें और क्लास को देखें। आज हम चैप्टर के आगे की ओर अग्रसर होते हैं। चैप्टर का आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। देखते हैं क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। किसी भी रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसी भी रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। A chemical change is called chemical reaction। मतलब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई भी रासायनिक परिवर्तन है तो उसे ही रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। सच दैट, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, उदाहरण के तौर पर मैंने पहला लिखा बर्निंग ऑफ कोल। कल भी मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, कोयले का दहन। किसका दहन, कोयले का दहन। कोयले की दहन की यदि मैं बात करता हूँ तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का मेल होता है और CO2 की फॉर्मेशन होती है, और इस प्रकार से एक नया प्रोडक्ट हमारे पास लॉन्च होता है। और जब नया प्रोडक्ट मेरे पास बनता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उसे रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आगे मैं बात करता हूँ कि कार्बन की रिएक्शन O2 के साथ करी तो मैंने CO2 बना, ये क्या कहलाया, रासायनिक अभिक्रिया। अब इस चैप्टर में हमें रासायनिक अभिक्रिया में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। जो पदार्थ अभिक्रिया करते हैं क्या कहलाते हैं, क्रियाकारक कहलाते हैं। क्रियाकारक बोल सकते हो, अभिकारक बोल सकते हो। अभिकारक कहलाते हैं substance that's reaction that is reacted is called reactant। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इन्हें, रिएक्टेंट। और जब इसे बोलते हैं उत्पाद, क्रियाफल, या फिर इसका दूसरा इंग्लिश में नेम की बात करें तो हम इसे प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
प्राप्त पदार्थ, प्राप्त पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। प्रोडक्ट इज जनरेटेड बाय केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट है वो जो जनरेट होता है उसे उत्पाद के नाम से जाना जाता है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें ये पढ़ना है कि कोई भी, जब आपके पास दो या दो से अधिक पदार्थ या फिर जब हमारे पास क्या होगा, केमिकल चेंजेज होगा, तो उस केमिकल चेंजेज को ही रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और इस रासायनिक अभिक्रिया के नाम से केमिकल चेंजेज को जब जाना जाता है तो इसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें तो हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो पदार्थ हमारे पास फॉर्मेशन होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रोडक्ट कहते हैं। अब केमिकल रिएक्शन जो है उसके टाइप्स तुम्हारे हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज हमें पढ़नी पड़ेगी। वो क्या है कि हमने लिखा बर्निंग ऑफ कोल, ये एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसको मैंने प्रतीक के रूप में कार्बन प्लस O2 बराबर CO2, जिस रूप में मैंने इसको लिखा है, इसको प्रदर्शित करने के लिए जिस रूप में मैंने इसको लिखा है, इस रूप को किस नाम से जाना जाता है? इस रूप को जाना जाता है केमिकल इक्वेशन। तो तुमसे पूछे केमिकल इक्वेशन, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसे रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। एक बात ध्यान रखना, जो ये शब्द है ये रसायन प्लस इक, हिंदी का भी ध्यान रखा करो, किससे मिलकर बना होता है? रसायन प्लस इक। जब इक प्रत्यय किसी में जुड़ता है, ये इक क्या रहता है? प्रत्यय। हिंदी पढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। इक प्रत्यय किसी में जुड़ता है तो फर्स्ट वाले लेटर में बड़ी मात्रा हो जाती है और वो क्या कहलाएगा? रासायनिक। तो कभी भी गलती से यहाँ ही मत रहने देना, क्या होता है? रासायनिक ही होता है, न कि रासायनिक। इक प्रत्यय, और दूसरी चीज, इक प्रत्यय हमेशा किसको बताता है? किसी भी पदार्थ या जिसके भी इक प्रत्यय लगता है उसकी विशेषता को बताने के लिए इक प्रत्यय का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। मतलब रसायनों की विशेषता बताएगा, क्या कहलाएगा? रासायनिक। और समीकरण की बात करूं तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जब रसायनों की समीकरण में यूज करूंगा तो उसे क्या बोलोगे? केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन या फिर रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में हमें क्या पढ़ना है? देखना, यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं, किसकी बात करें हम? परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा क्या लिखूंगा? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकात्मक, कौन सा? प्रतीकात्मक रूप में लिखने पर प्राप्त समीकरण, प्राप्त समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकात्मक रूप में लिखने पर प्राप्त समीकरण रासायनिक समीकरण कहलाती है, कहलाती है। केमिकल इक्वेशन is the form of chemical reaction that represented its symbolic form, its symbolic form। मतलब केमिकल इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट रिप्रेजेंटेड इट्स सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकात्मक रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब एनसीईआरटी क्लास 10th की बुक में एक छोटा सा टॉपिक है, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखने का क्या क्या मेथड है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं तो अगला जो हमारा आज का टॉपिक है वो कहाँ पर जाएगा? रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके, मेथड ऑफ द केमिकल
इक्वेशन टू रिप्रेजेंट, केमिकल इक्वेशन को लिखने के तरीके। अब देखो दर, एक तरीका यहीं पर तुम्हें दिखाई दे रहा है कि हमेशा रासायनिक अभिक्रिया को एक तीर के द्वारा लिखा जाता है। तीर के बाईं ओर, कौन सी ओर? LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। LHS मतलब बाईं ओर हमेशा रिएक्टेंट होगा और दाईं ओर हमेशा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ऐसा तुम्हारी बुक में डायलॉग लिखा हुआ है, लेकिन मैं चेंज करना चाहता हूं। मैंने इस समीकरण की जगह लिखा N2 प्लस H2 2NH3 बैलेंस। अब इस समीकरण में यदि मैं इस एरो की बात करता हूं तो इस एरो के करस्पॉन्डिंग ये तो है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। क्या है ये? प्रोडक्ट। और यदि मैं इस वाले एरो की बात करता हूं तो इस वाले एरो के करस्पॉन्डिंग ये क्या हो गए? रिएक्टेंट और ये क्या है? प्रोडक्ट। इसका मतलब दाया बाया नहीं करना है अपन को लिखना किससे है? एरो से। लिखना किससे है? एरो से। एरो जिस साइड जाएगा वो हमारा प्रोडक्ट है और जिधर से स्टार्ट होगा वो हमारा क्या है? वो हमारा क्या है? रिएक्टेंट है, क्रियाकारक है। फिर अगला नियम हम बोलते हैं कि इन दोनों के मध्य एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है। किससे किसकी ओर? क्रियाकारक से उत्पाद की ओर। दिखाई दे रहा है? अगला एक रूल लिखा जाता है। मैंने यहां पर डबल एरो लगाया है। एक एरो इधर बोल रहा है, दूसरा एरो ये बोल रहा है कि इससे पहले ये बना और इससे वापस ये बन गया। मतलब हमारे पास क्रियाकारक से उत्पाद बन गया और उत्पाद से वापस क्या बन गया? क्रियाकारक। मतलब जैसा था वैसा का वैसा ही हमें मिला है। इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। मतलब जब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी तो डबल एरो का चिन्ह यूज किया जाएगा। इसी के जैसे हमारे रासायनिक समीकरण को लिखने के 7-8 नियम आपकी बुक में लिखे हुए हैं जिन्हें हम देखेंगे। तो उन नियमों की चर्चा करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। वैसे तो इसमें समझ में आपको बहुत कुछ आएगा, लेकिन लिखना आपको खुद है। नोट्स आपको खुद को प्रिपेयर करना है अच्छे बच्चों की तरह। और यदि आप अच्छे बच्चे हो तो मेरे ख्याल से आप नोट्स प्रिपेयर करोगे। देखो तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके या फिर तरीका, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन a chemical equation। रूल नंबर फर्स्ट, या हम रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। इतना सा मैं लिख देता हूं। क्रियाकारक से, रूल आप स्वयं बना सकते हो, क्रियाकारक से कहाँ जाना है? उत्पाद की ओर, और बीच में एरो का चिन्ह लगाना है। रूल नंबर टू क्या बोलता है? मैं रूल लिखाऊंगा नहीं, थ्योरी नहीं लिखाऊंगा, केवल समझाऊंगा। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि जब भी आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखना है
लिखी मैंने एक केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर ये 3 और 2 क्यों लगाएं ये सब मैं बाद में बताऊंगा। जब भी आपको किसी केमिकल रिएक्शन को लिखना है तो केमिकल रिएक्शन में आपके पास जो परमाणु हैं, अणु हैं, जो भी आपके पास हैं, यदि वो ग्रेटर देन 1 हो, एक से अधिक हो, या तो वो क्रियाकारक की बात करूं या फिर मैं उत्पाद की बात करूं, यदि वो एक से अधिक है तो उन्हें क्या करोगे, बीच में प्लस लगाकर लिखते हैं। क्या लगाकर लिखते हैं? प्लस लगाकर लिखते हैं। और यदि एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ये रहा एक। जैसे मैंने लिखा, तुम रटी रटाई एक तो तुम्हें याद रहती है, NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O, ये तो रटी रटाई है। अब इसमें 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, बीच में मैंने क्या लगा दिया, एरोलर, प्लस लगाया। 2 हैं इसीलिए बीच में क्या लग रहा है, प्लस। इसका मतलब यदि आपके पास क्रियाकारक या उत्पाद एक से ज्यादा होते हैं तो उनमें आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। और यदि एक से कम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक से कम है, एक से कम हो सकता है क्या, पहले तो बताओ। हो ही नहीं सकता, एक से कम होगा नहीं, एक है तो प्लस लगाना नहीं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या बोलेगा कि हमारे पास जो रिएक्शन है ना, उस रिएक्शन में जो मेरे पास मैंने क्रियाकारक या उत्पाद लिया है, जो परमाणु लिए हैं, उन परमाणुओं के नीचे छोटे से कोष्टक में मुझे उनकी क्या लिखनी पड़ती है, फिजिकल स्टेट लिखनी पड़ती है। और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, भौतिक अवस्था के नाम से जाना जाता है। मतलब जब मैं समीकरण लिखूंगा तो मुझे उनकी भौतिक अवस्थाओं को नीचे छोटे कोष्टक में लिखना पड़ेगा। किस में लिखना पड़ेगा, छोटे कोष्टक में लिखना पड़ेगा। अब देखो यार, अमोनिया गैस भी है, आप कुछ भी लिख सकते हो, जलीय विलयन भी है और गैस भी है, ठीक। अब देखना मैंने क्या लिखा, गैस है। यदि आपके पास क्या है, गैस, तो क्या लिखोगे ब्रैकेट में, जी लिखोगे। यदि आपके पास क्या है, सॉलिड, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एस। और यदि आपके पास क्या है, लिक्विड, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एल। लेकिन यदि आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन बोले तो जलीय विलयन है, तो ब्रैकेट में मैं ए और छोटा क्यू लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ए क्यू। और यदि आपके पास क्या है, वाष्प, और वाष्प को वेपर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेपर, जो एक प्रकार की गैस है। इसे वी से या फिर डब्ल्यू से या फिर जी से, आपकी इच्छा पड़े जिससे लिख सकते हो, ठीक। ये तो सीधी सी बात है कि नीचे रासायनिक समीकरण लिखते समय पदार्थों की जो भौतिक अवस्था है, फिजिकल जो स्टेट है, उस फिजिकल स्टेट को छोटे कोष्टक में बंद करके लिखा जाता है। अगला रूल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपके घरों में दूध सबके घर में आता होगा, आपकी मम्मी चाय भी बनाती होगी। चाय बनाते टाइम सीधी सी बात है, दूध में क्या डाला जाता है, पानी डाला जाता है। ऐसी कोई मम्मी नहीं होगी जो पानी नहीं डालती होगी, हर कोई डालती है। अब दूध में पानी डालेगी, सपोज दैट दूध में पानी डाल दिया ना, एक नया पदार्थ बन गया चाय। माना कि दूध में 2 गिलास दूध था और पानी डाला था 2 कप, तो ये बताओ कि चाय की क्वांटिटी यदि था नहीं ना ज्यादा न उठा होगा, तो ज्यादा नहीं उठाओगे मतलब ज्यादा गर्म नहीं करोगे, तो चाय की क्वांटिटी 2 गिलास और 2 दूध के बराबर ही होगी, 2 दूध के बराबर ही होगी। एक एग्जांपल और देखो, यदि मैं 1 किलो शक्कर में 1 किलो कंकर के दाने मिलाऊं तो क्या बनेगा, 2 किलो प्रोडक्ट बनेगा। यदि मैंने 1 किलो शक्कर में 1 किलो क्या मिला दिए, कंकर के दाने मिलाए, तो मुझे टोटल सब्सटेंस 2 किलो मिलेगा। तो यहां पर सीधी सी बात क्या है कि क्रियाकारक का जो भार होगा ना, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो क्रियाकारक है, क्रियाकारक का जो भार होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, उत्पाद के बराबर होना चाहिए। अब देखना एक उदाहरण देता हूं मैं,
N2H2NH3। नाइट्रोजन कितने? 2, और एक नाइट्रोजन का भार होता है 7। यदि आपको भार निकालना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो 1 से लेकर 20 तक के लिए मैं बता देता हूं। 1 से लेकर 20 तक जो परमाणु हैं उनके लिए कैसे निकालोगे? यदि परमाणु क्रमांक सम है तो आप क्या कर दोगे? उसका दुगना कर दोगे, और यदि परमाणु क्रमांक विषम है तो आप उसका दुगना करके उसमें 1 जोड़ दो। देखो दर, नाइट्रोजन कितना होता है? परमाणु क्रमांक 7, और इसका लगभग परमाणु भार 14 पॉइंट समथिंग माना जाता है। तो आप 14 मानोगे तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया? 28। इधर चलते हैं, हाइड्रोजन का सब कुछ एक होता है, हाइड्रोजन का सब कुछ एक है, 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 2। इधर चलो, 1 नाइट्रोजन 14, 3 हाइड्रोजन 3, 14 और 3 17, और इधर मैं बात करता हूं तो इधर तो कितना है? 30, और इधर कितना है? 17। इसका मतलब मेरे पास परमाणु भार मैंने 30 लिया और प्राप्ति कितने की हुई? 17 की। ये तो लफड़ा पड़ गया। अभी अभी तुमने बोला है और देखते भी हो, मेरे बोलने से क्या होता है? तुम देखते नहीं देखते। 1 किलो शक्कर में 1 किलो शक्कर और मिलाओ 2 किलो ही बनेगी, क्या आधा किलो थोड़ी बनेगी? यहां तो लफड़ा ही चेंज हो गया। यहां तो 30 ग्राम लिया और 17 ग्राम प्राप्त हुआ है। अब क्या करोगे? इसका मतलब हमारे पास जो मैंने ये अभिक्रिया लिखी वो गलत है, गलत है। अब इसे क्या करते हैं? हम संतुलित करते हैं। इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है कि हमारे पास पहले जो द्रव्यमान था बाद में भी वही मिलना चाहिए, ये कौन सा नियम बोलता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन सा नियम बोलता है? द्रव्यमान संरक्षण नियम। मास कंजर्वेशन लॉ यूं बोलता है कि आपके पास, मास कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है कि आपके पास जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। और यदि कोई रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करती है तो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं, या फिर कंकाली समीकरण कहते हैं। या तो असंतुलित बोलोगे या फिर क्या बोलोगे? कंकाली। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा, जो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के नियम, संतुलित करने के नियम। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस चैप्टर से उठाया जाता है 1 नंबर का, कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम बताओ। क्वेश्चन कंफर्म है आएगा, जो मैं बताऊंगा अगली क्लास में, अभी तो नहीं बताऊं। तब तक आप ढूंढते रहो। हिंदी में बता देता हूं, हिंदी में बोलते हैं उसे अनुमान विधि। क्या बोलते हैं? अनुमान विधि। लेकिन ये आपको याद ही नहीं रहता, याद तो इंग्लिश का नाम रहेगा जो मैं कल बताऊंगा। अब देखो दर, एक तो ये हो गया। जैसे इसको नॉर्मल में बैलेंस करूं, N2 + 3H2NH3 मैंने लिखा था, ऐसे लिख रहा था मैं इधर। अब देखो देखिए कितना आता है। 2 नाइट्रोजन 28, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन 6, 34, और इधर बात करता हूं 2 × 17 कितना हो जाएगा? 34। 17 ये रहा 34, 34 बराबर 34। इसका मतलब हमारी रासायनिक समीकरण क्या हो गई? संतुलित हो गई है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ेगा? हमें संतुलित करना पड़ेगा। तो रासायनिक समीकरण लिखने की 4th स्टेप ये थी। हमारे पास कितने स्टेप्स हैं? 8-9 स्टेप है, जिनमें से मैंने 4 स्टेप आपको बता दी है। बाकी की स्टेप्स हम अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए बहुत धन्यवाद। आप सबका कोटि कोटि आभार देखने के लिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।